तैयार की थी, जिसे बंद करने के बाद नमस्कार, आप देख रहे हो अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोरोना से लड़ाई को लेकर लोगों में कितना उत्साह है और कितनी मेहनत से कोरोना को कुचलने में लगे हैं, इसकी बानगी गोपालगंज से आई एक तस्वीर में देखी जा सकती है। गोपालगंज के अंबेडकर भवन से आई इस तस्वीर को देखिए। कोरोना का टीका लेने के लिए ऐसा उत्साह कि टीका लेने से पहले कोरोना उत्सव मनाने लगे। काफी देर से कतार में खड़े लोगों का सब्र का बांध टूट गया तो लोगों ने टीका के लिए धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी और लोग एक दूसरे को धक्का देकर जैसे कोरोना को कुचल देना चाहते थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम और प्रशासन की मौजूदगी में यह सब कुछ होता रहा, लेकिन किसी ने इनको रोकने का प्रयास नहीं किया। धक्का मुक्की के दौरान एक दूसरे पर जमकर कुर्सियां फेंकी गई। अब आप भी सोचिए कि कोरोना से ऐसे कैसे जंग लड़ रहे हैं लोग। तो वैक्सीन सेंटर पर धक्का मुक्की की यह तस्वीरें देखिए। लोग टीका लेने पहुंचे थे क्योंकि कोरोना को भगाना है, लेकिन उस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नजर नहीं आई। लोग भूल गए कि वो कोरोना से लड़ना चाहते हैं, लेकिन यहां तस्वीरें ये बता रही हैं कि कोरोना से लड़ाई नहीं, यहां बल्कि कोरोना को दावत दिया जा रहा है। हमारे साथ मुकेश जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे आखिर क्यों इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। लोग पहुंचे थे कोरोना से लड़ाई के लिए टीका लेने, लेकिन यहां पर लोग खुलेआम कोरोना को दावत देते दिख रहे हैं। देखिए अली, मैं बता दूं कि पूरा मामला शहर के अंबेडकर भवन का है और यहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है और यहाँ पर आज पूरे 1000 लोगों को कोविड का डोज देना था, लेकिन यहाँ पर जो युवाओं की जो संख्या थी वो इस कदर बेकाबू हो गई कि लोग धक्का मुक्की करने लगे, कुर्सियां तोड़ने लगे। सबसे बड़ी बात है कि लोगों का कहना है कि वे सुबह 6 बजे से कतारबद्ध लगे हुए थे और उनकी दोपहर 2 बजे तक उनकी बारी नहीं आई, जिसकी वजह से लोग जो है भूखे प्यासे परेशान थे और जो कर्मी थे, स्वास्थ्य कर्मी, उनके द्वारा सिर्फ 4 लोगों को डोज दिया गया था। इस वजह से लोगों का जो है हंगामा शुरू हुआ और यहाँ कुर्सियां खींची गई। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों के हंगामे की वजह से और जो हुजूम है उनका, उसकी वजह से जो कोरोना का संक्रमण से बचने के लिए वो डोज देने के लिए आए थे, लेकिन वे खुद जाने अनजाने में कोरोना को वो दावत दे रहे हैं। अलीम, बिल्कुल मुकेश, आखिर क्या वजह है कि यहां पर व्यवस्थाएं नहीं की गई थी, और अगर व्यवस्थाएं नहीं थी तो इतने लोगों के यहां पहुंचने पर सवाल जरूर उठने चाहिए। जाहिर तौर पर मैं बताऊं कि गोपालगंज जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से सभी प्रखंड मुख्यालयों में और शहर के सभी वार्ड में और हर नगर पंचायत के वार्ड में कोविड का वैक्सीन सेंटर बनाया गया है। हर जगह 500 डोज लोगों को लगाने के लिए वहां पर व्यवस्था भी की गई है, लेकिन शहर के अंबेडकर भवन में वैसे लोगों को डोज लगाना है जो जिला मुख्यालय अपने घर से बाहर है और जिला मुख्यालय में आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्वास्थ्य कर्मी थे उनके धीमे गति की वजह से जो 1000 जो वैक्सीन था वो नहीं दिया जा सका, सिर्फ 4 लोगों को वैक्सीन दिया गया और यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से आज ये इस तरह का जो हंगामा खड़ा हुआ है। अलीम, चलिए मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही की तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहां पर व्यवस्था थी। लोग पहुंचे थे वैक्सीन लेने के लिए, मकसद यह था कि कोरोना से जंग लड़ें, लेकिन तस्वीरें साफ बता रही हैं कि जंग तो छोड़िए, यहां कोरोना को ही दावत दिया जा रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बिहार से गुजरने वाली ट्रेनों में बम प्लांट करने की साजिश रच रही है, जिसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सभी स्टेशन और थानों को अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है। मौजूद हैं एसआरपी विकास बर्मन, बात करते हैं इनसे। विकास बर्मन जी, रेल को एक बार फिर से उड़ाने की एक नई साजिश रची गई, आईडी बम लगा करके ब्लास्ट करने की साजिश रची गई है, जिसको देखते हुए आपने अलर्ट भी जारी किया है। किस तरह का अलर्ट है और कितने एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं आपके द्वारा? हम लोगों ने सभी संवेदनशील स्टेशनों को अलर्ट किया है कि वो चौकसी बरतेंगे और जो हमारे मुख्य स्टेशन है वहां पे लगातार
डॉग स्क्वाड से और बॉम्ब डिस्पोजल टीम से हम लोग लगातार चेकिंग करवा रहे हैं। सीसीटीवी से भी नजर रखी जा रही है। हाँ, इस संबंध में हम लोगों ने आरपीएफ से समन्वय स्थापित करके हम लोग सीसीटीवी से भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसके अलावा भी वरीय स्तर से भी रैंडम चेकिंग और स्क्वाड चेकिंग और औचक जांच की जा रही है। तो हम लोग सभी बिंदुओं पर अलर्ट हैं। देखिए, आप लोगों के माध्यम से हम लोग अपील करना चाहेंगे कि कोई भी संवेदनशील वस्तु अगर लावारिस हालत में पाई जाए तो निकटवर्ती पुलिसकर्मी या रेलवे बूथ है, असिस्टेंस बूथ, वहां पे जाके तुरंत बताएं। इसमें निसंकोच बताएं और आपका नाम और गुप्त रखा जाएगा। इसके अलावा हम लोग जो भी कुछ भी ऐसे संवेदनशील या संदिग्ध व्यक्ति दिखते हैं जिनकी गतिविधि थोड़ी संदिग्ध दिख रही है, तो इसको लेकर भी उन्हें अलर्ट रहने की आवश्यकता है और हमें संपर्क करें और हम तुरंत सहायता पहुंचाएं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। आईएसआई के नापाक मंसूबे की भनक लगते ही सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेल पुलिस चौकस हो गई है। आज बड़ी संख्या में रेल पुलिस के पदाधिकारी और जवान डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीम के साथ पटना जंक्शन के चप्पे चप्पे की जांच करते नजर आए। जंक्शन पर मौजूद हर एक यात्री की बैग और दूसरे सामानों की भी रेल पुलिस के जवानों ने सघन जांच की। रेल पुलिस के इस जांच पड़ताल का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे पटना जंक्शन 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर सभी टीमें जो है वो यहाँ पे हो चुकी है और यहाँ पे सघन जांच जो है उन सभी जो है बैग्स का किया जा रहा है, सामानों का किया जा रहा है, उस पर नजर रखी जा रही है। खुद जो है इस पूरे ऑपरेशन का जो है वो लीड कर रहे हैं रंजीत कुमार हैं, इंस्पेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं जीआरपी। रंजीत जी, ये बताइएगा कि जो सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर ये क्या किया गया? हमारे देश में अभी आप लोग जैसा कि जानते हैं कि आतंकवादी गतिविधि और हाल में ही दरभंगा में भी इस तरह की वारदात पाई गई है पार्सल में। जो रनिंग ट्रेन है उसमें भी सिविल में पुलिसकर्मी, वर्दी में पुलिसकर्मी सभी मुस्तैद हैं, तैनात हैं। रनिंग ट्रेन में भी खासा एहतियाती कदम उठाया जा रहा है सुरक्षा को लेकर के। जी हाँ, हमारा प्रत्येक दिन लगभग प्रत्येक ट्रेनों में हमारा एस्कॉर्ट दिया जाता है और एस्कॉर्ट के बाद हम लोग सिविल दस्तावेज देते हैं, जिससे जैसे शराब तस्कर हैं उनको भी हम लोग गिरफ्तार करते हैं, सोना चांदी के तस्कर हैं वो भी पकड़ाते हैं। तो इस तरह की हम लोगों की गतिविधि चलते रहती है और अभी स्वतंत्रता दिवस के आगमन पर हम लोग ने सतर्कता ज्यादा बढ़ा दिया है और जितना बल हमारे पास है उसको पूरा मोबिलाइजेशन करते हुए पूरा सुरक्षा का हम लोग ख्याल रख रहे हैं। एक खबर ये भी आई है कि पंजाब से जो है आईएसआई ने एक नापाक प्लानिंग किया है रनिंग ट्रेन को बर्निंग ट्रेन में तब्दील करने की, उसको देखते हुए क्या कुछ अलर्ट? हम लोग उसके लिए ज्यादातर कोशिश करते हैं कि शौचालय में जो है या शौचालय के ऊपर या कोई ट्रेन में, हाँ रनिंग ट्रेन में या कोई तरह की लावारिस वस्तु ना हो, जिसको अगर किसी तरह का सूचना मिलता है तो यात्रियों को हम लोग अवेयर करते हैं लॉर्ड हेलर के द्वारा भी कि आप लोग अपना यात्रा को सुगम रखें और किसी तरह का भी लावारिस वस्तु मिलता है तो तत्काल जीआरपी को सूचित करें ताकि तत्क्षण कार्रवाई की जा सके। बिल्कुल कार्रवाई की जा सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ चाहे कचरा पेटी हो, यात्रियों का बैग्स है या दूसरे जो चीजें हैं जहाँ पे भी सुरक्षा कर्मियों को लग रहा है कि जांच अनिवार्य है, तो उन चीजों का सघन जांच किया जा रहा है कि अगर कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति वस्तु कुछ भी दिखे तो उसकी सूचना जो है वो रेल पुलिस को जरूर दे ताकि अप्रिय घटना होने से बचाया जा सके। आईएसआई का नापाक मंसूबा जो है उसे ध्वस्त किया जा सके। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब बात बिहार में जनसंख्या कानून पर मचे घमासान की। अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। हम दुनिया की आबादी का 20% व्यवहारिक में है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सियासत के बीच बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रदेश में पहले से ही यह कानून लागू है और नगर निकायों में सीएम नीतीश कुमार ने ही इसे
कानून के तौर पर लागू किया था। उन्होंने कहा कि अब इसे पंचायतों में भी लागू करने का समय आ गया है। उन्होंने यह भी कहा कि देश में कानून लागू करने की जरूरत है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के बयान पर कहा कि उनका मकसद लड़कियों के बीच अधिक शिक्षा को बढ़ावा देने की ओर है। जनसंख्या के कानून तो बनने ही चाहिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और जहां तक बिहार का मामला है तो बिहार ने पहले ही जब नगर विकास के तौर पर यह काम शुरू हुआ तो नगर विकास विभाग ने यह तय किया हुआ है कि वही लोग चुनाव लड़ेंगे जो 2 बच्चे के अधीन हो। 2 बच्चे से अधिक वाले लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। तब पंचायतों में यह कहा गया था कि अभी शिक्षा का वो प्रगति नहीं हो पाया है गांव में, इसलिए इसको बाद में लागू किया जाएगा। अब वो दौर आ गया है कि पंचायतों में भी इसको लागू करने का चर्चा करनी चाहिए। नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि बिहार में लड़के लड़कियां पढ़े, प्रजनन दर और अच्छा हो, जिससे कि प्रजनन दर घटे, कि 1 से 2 बच्चे पे लोग आ जाएं। और जिन लोगों ने मैट्रिक पास किया है लड़कियों ने, उसके प्रजनन दर को आप देखेंगे कि उनके 2 बच्चे होते हैं, और जो इंटर और उससे अधिक लोग पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएट हैं, उनके 1 बच्चे होते हैं। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि सिर्फ कानून बनाने से जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता, इसके लिए लोगों को जागरूक करना होगा। उन्होंने कहा कि जिस राज्य को जो करने हैं वो करे, लेकिन मेरा मानना है कि जब महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो प्रजनन दर कम होगी। बात हम आपको बहुत साफ साफ कहें, जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। जनसंख्या कानून की मांग पर सियासत जारी है। बीजेपी जहां इसे लागू करने के पक्ष में है, वहीं कांग्रेस और आरजेडी हमलावर हैं। मुद्दा है, ये देश के विकास का मुद्दा है, ये धर्म और राजनीति का मुद्दा नहीं है। चाइना 1 मिनट में 10 बच्चे 9 बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम 1 मिनट में 31 बच्चे 33 बच्चे पैदा कर रहे हैं। हम दुनिया की आबादी का 20% व्यवहारिक में हमारी आबादी हो गया है, जमीन 2.5% है। इसलिए इसे सामाजिक समरसता और विकास दोनों के नजरिए से देख करके इस पर काम करने की जरूरत है। इसीलिए योगी जी की सरकार को धन्यवाद देता हूँ। जनसंख्या पे कई प्रकार के विचार आ रहे हैं और विभिन्न विभिन्न संस्थाओं से, विभिन्न विद्वानों से भी कई प्रकार के विचार आ रहा है, समझे ना। निश्चित रूप से जनसंख्या को लेकर एक अवलोकन होना चाहिए, इस पे अवलोकन की जरूरत भी है। परामर्श करके सरकार कोई फैसला लेगी, लेकिन यह बात ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण की बात होनी ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, स्वाभाविक रूप से अगर इसको एड्रेस नहीं किया गया तो विकास कितना भी हो जाए, लोगों को ठीक से उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए जनसंख्या नियंत्रित करने की बात जहां कहीं भी पहल हो रही है, बहुत हम उसका स्वागत करते हैं। बिहार में कब कैसे होगा, सरकार को करना है, उस पर सरकार करेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दोहरा चरित्र एक बार फिर से सामने आया है। आप बीजेपी के साथ बैठ करके सत्ता की मलाई खा रहे हैं। अब जब जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बीजेपी का अलग राग है, तो आप उससे अलग सुर अलाप रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बीजेपी का जो स्टैंड है, उससे अगर आप अलग राय रखते हैं तो बीजेपी का साथ छोड़िए। बिहार का मुख्यमंत्री ठीक ही कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण जागरूकता से ही होगा, जागरूकता फैलेगी, जनसंख्या नियंत्रण होगा। लेकिन वो जिसके साथ अलायंस में भारतीय जनता पार्टी कानून बनाना चाहते हैं, तो कानून की जरूरत क्यों पड़ी? क्या बिहार में 2 युवा मिलकर नई सियासी पारी की शुरुआत करने वाले हैं? क्या तेजस्वी यादव और चिराग पासवान राजनीति की नई परिभाषा लिखने वाले हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि आरजेडी ने जो नई रणनीति तैयार की है, उसके मुताबिक ऐसी संभावना की शुरुआत बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से हो सकती है। देखिए न्यूज़ 18 की एक खास रिपोर्ट।
कहते हैं यदि बदला पुराने दोस्त से लेना हो तो दो दुश्मन भी साथ हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही दिख रहा है बिहार की सियासत में भी। लोजपा में टूट के बाद चिराग पासवान के पास खोने को कुछ बचा नहीं, तो बिहार की सत्ता से बेदखल हो चुके तेजस्वी यादव को पाने के लिए बहुत कुछ है। ऐसे में आरजेडी एक नए समीकरण की तैयारी में है। बात चिराग को साथ लेकर बिहार की सियासत में नई पारी की शुरुआत करने की हो रही है, ताकि यादव के साथ ही दलित वोट बैंक पर पकड़ और मजबूत हो सके। इसके संकेत तेजस्वी की उस चाल से समझी जा सकती है जब उन्होंने श्याम रजक को दिल्ली चिराग पासवान से मिलने के लिए भेजा। सूत्रों की माने तो तेजस्वी आरजेडी और चिराग के साथ गठजोड़ कर 2 सीटों पर होने वाली विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसके संकेत आरजेडी के नेता भी दे रहे हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा है श्री चिराग पासवान जी को रास्ता तय करना है। वो महागठबंधन में आते हैं तो स्वागत है, और हम समझते हैं कि श्री चिराग पासवान जी अब तय करें, और इसकी शुरुआत अगर विधानसभा के उपचुनाव में जो 2 सीटों पर होंगे उससे होते हैं तो और अच्छा। तेजस्वी अपनी तरफ से चिराग को ऑफर देकर नए गठबंधन को परखना चाहते हैं, तो चिराग गुट वाला लोजपा इस ऑफर को गंभीरता से भी ले रहा है। वैसे सत्ता पक्ष की दलील है कि सियासी कसरत कितनी भी कर ली जाए, होने वाला कुछ नहीं है। और देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में न तो कोई अस्थायी दोस्त होता है, न तो कोई अस्थायी दुश्मन होता है। ये फैसला जो है लेंगे चिराग पासवान जी, जो तेजस्वी यादव जी का जो ऑफर आया है। बहरहाल अगर 2 युवा मिलके अगर एक साथ आते हैं तो एक नया स्वरूप बिहार का हो जाएगा। हम लोगों ने तो पहले भी कहा था कि बिहार विधानसभा के चुनाव में लोजपा ने राजद की बी टीम बनकर काम किया ही था। इन लोगों को तो पहले ही स्पष्ट करना चाहिए था कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। लोजपा अगर मदद नहीं करती, वोट कटवा की भूमिका नहीं निभाती, तो राजद को इतनी सीटें भी नहीं आती। और अब आप इनके मिलने जुलने का जिक्र कर रहे हैं, ये लोग तो मिलते जुलते रहे ही होंगे, लेकिन ये चुनावों में अगर गठबंधन भी कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आरजेडी ने चिराग को साथ लेकर नई शुरुआत की रणनीति जरूर बनाई है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जिस चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी विधानसभा चुनाव में जहां पूरी तरह से फ्लॉप रही थी, वो आरजेडी के साथ आकर बिहार की सियासत में क्या नया बदलाव कर पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। छपरा के गांधी चौक स्थित लोकमान्य उच्च विद्यालय में बारिश के बाद जल जमाव के कारण सभी कक्षाओं में पानी लगा हुआ है, जिसके कारण विद्यालय में जाना मुश्किल है। ऐसे में शिक्षकों ने विद्यालय में रखे बेंच को पुल के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और अब ये पुल ही विद्यालय में जाने का एकमात्र सहारा है। विद्यालय प्रबंधन ने प्रशासन से मदद की गुहार भी लगाई है, लेकिन ये गुहार अनसुनी साबित हो रही है। विद्यालय का जायजा लिया हमारे छपरा संवाददाता संतोष गुप्ता ने। लंका पर चढ़ाई के लिए भगवान राम ने एक सेतु का निर्माण किया था, लेकिन छपरा की कहानी कुछ अलग है। यहाँ विद्यालय तक पहुँचने के लिए एक सेतु का निर्माण किया गया है, और आप देख सकते हैं कि ये सेतु जो है वो बेंच के रूप में सामने आया है, और ये बेंच जो है अब बच्चों के लिए विद्यालय जाने का सहारा बन गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये बच्चे विद्यालय से आ रहे हैं, और इनसे हम बात करते हैं कि क्या दिक्कत है यहाँ पे आने में। पानी सर लगा है बहुत, ब्रेंच लगा के जा रहे हैं, कर रहे हैं। दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है। माने कितना दिन से ये समस्या है? समस्या बहुत दिन से है। बहुत दिन से है। तो कैसे जाते हैं आप विद्यालय तक? ब्रेंच लगा कर जा रहे हैं। ब्रेंच लगा के जा रहे हैं। और गिरने का भी डर है? हाँ, गिरने भी डर है, पैर टूटने के भी डर है। पैर टूटने का भी डर है। क्या बता रहे थे कि विद्यालय जाने के लिए कितना कष्ट झेलना पड़ रहा है। आप समझ सकते हैं कि जो ये बेंच है, और बेंच के जरिए बच्चे जो है विद्यालय तक जा रहे हैं, और विद्यालय का कार्यालय फिलहाल छत पर शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि विद्यालय के अंदर जो प्राचार्य के कार्यालय है या फिर जितने भी क्लासरूम है वो तमाम जगह जो है पानी में डूब चुके हैं। आप चापाकल की स्थिति आप देख सकते हैं कि चापाकल की क्या स्थिति है, और यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो दिक्कतें हैं वो कितनी बड़ी दिक्कतें हैं, चूँकि लंबे समय से विद्यालय जो है परेशानी को झेल रहा है। नगर निगम से प्रयास किया गया है कि ये पानी किसी तरह से निकल जाए, लेकिन कोई भी प्रयास नहीं किया गया, और अब हालात ये है कि इस विद्यालय
विद्यालय में जहाँ भी देखिए वहाँ पानी ही पानी नजर आ रहा है, कोई सुनवाई नहीं है कहीं से भी कोई। चूँकि हमने प्राचार्य से भी बात की है, प्राचार्य ने साफ तौर पे कहा है कि उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों से बात की है, लेकिन अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और स्थिति ये है कि अभी विद्यालय में चलना मुश्किल है। आप देख सकते हैं हम भी अभी जब खड़े हैं तो ये पुल के ये जो एक आर्टिफिशियल पुल बनाया है, जो बच्चे जिस पे बेंच पे पढ़ाई करते थे उस बेंच को पुल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये पुल अब बच्चों को विद्यालय जाने का साधन बन चुका है। और कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत है, शिक्षकों के लिए बड़ी दिक्कत है, जिस पर प्रशासन और सरकार को ध्यान देना होगा। चूँकि जब कोरोना काल के बाद विद्यालय खुले हैं तो बच्चों का आना विद्यालय में शुरू हो गया, लेकिन इस विद्यालय में कहीं ना कहीं दिक्कतों के कारण बच्चे कम आ रहे हैं और जो आ भी रहे हैं उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।